एक व्यक्ति अपनी सेहत पर बड़ा ही गुमान किया करता था। वो कहता था कि मेरे सामने बड़े से बड़ा पहलवान फीका पड़ सकता है, लेकिन एक तरफ उसका मन ऐसा होता है कि वो बहुत सादा और सिंपल रहने वाला इंसान था। दोस्तों, करीबन 1970 की बातें आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा हो तो चरखी आपने सुना हो, जहां पर गुड़ बनता है। आज भी हैं ऐसे कोल्हू और चरखी जहां पर गुड़ बनते हैं, और हरियाणा साइड आपको ये सारी चीजें देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगी। हरियाणा साइड ही क्या, आप कहीं पर भी चले जाइए, भारत में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी भी पुराने समय से जुड़ी हुई हैं। अब चरखियों का दौर था। खेतों पर जो गन्ने होते हैं उनका रस निकाला जाता, और हर किसान के पास ये सुविधा हुआ करती, और कई कई किसान मिलकर एक एक चरखी का निर्माण किया करते और वहां पर काम किया करते। अगर कोई पुराने जमाने का व्यक्ति, मतलब कुछ सालों पहले का व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा होगा, जो शायद जिन्हें मैं प्रणाम कर सकती हूँ उस उम्र के व्यक्ति, तो उन्हें भली भांति इन बातों के बारे में जानकारी होगी। तो यहाँ पर एक चरखी यहाँ पर लगी हुई है, और फिर 4 किला दूर दूसरी चरखी लगी हुई है। अब इसी तरह से एक चरखी पर कुछ लोग काम करते रहते हैं। तभी उन लोगों के कानों में करीबन सुबह के 3:30 बजे आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत देर से, कि मानो कि कोई लड़ रहा हो। और बहुत ही ज्यादा ऐसी आवाज आ रही थी कि वे लोग बहुत देर से उस आवाज पर कान लगाते और फिर अपने गुड़ को मतलब भट्टी में सेकने लगते। यही सब कुछ बहुत देर से चल रहा था। लेकिन तभी वो लोग सोचते हैं कि यार बहुत देर हो गई, कहीं कोई खेतों में तो नुकसान नहीं कर रहा है। इसी पर्पज से जब वो लोग चरखी को छोड़कर वहां पर देखने के लिए जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो गांव का एक नामी गामी पहलवान वहां पर ऐसी हालत में पड़ा हुआ था कि शायद उसे अब की सांस आएगी और दूसरी सांस नहीं आएगी। दोस्तों, उसे तुरंत वहां से उठाया जाता है, और यहाँ पर बैल बुग्गी आपने जानी हो तो बैल बुग्गी में डालकर उन्हें वैद्य जी के पास पहुंचाया जाता है, और करीबन 5 से 6 महीने तक वो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहता है। अब आपके मन में सवाल होंगे कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ। जो लोग चरखी पर काम कर रहे थे उन्हें क्या सुनाई दिया, आखिर वहां पर क्या चल रहा था, कौन किस से लड़ रहा था। कई सवाल जन्म ले रहे हैं ना। इसी तरह से हमारे मन में भी सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन हम उन सभी का जवाब ढूंढकर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, तो वो व्यक्ति ऐसी बातें सबके सामने रखता है कि कुछ लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। एक पहलवान कहता है कि मुझे एक भूत ने बड़ी बेरहमी से और बहुत बुरी तरह से पीटा है। अब सुनकर आपको हैरानी लग रही होगी कि कोई भूत ऐसा कैसे कर सकता है। तो भाई ऐसा हुआ है। हालांकि वो व्यक्ति जिसके साथ हुआ था वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का बेटा जो मुंबई रहता है, उसने हमसे अपनी ये जानकारी साझा की। मैं कई दिनों से काफी ज्यादा बीमार चल रही थी, इसी वजह से आप लोगों से ये स्टोरी साझा नहीं कर पाई। लेकिन मेरे पास करीबन 3 से 4 स्टोरियां ऐसी हैं जो कई लोगों ने काफी मुझसे पर्सनली ही कहा है, हमारी स्टोरी आप अपने चैनल पर डालिए, और क्योंकि हमें देखना है। और कुछ समय ऐसा भी था जो लोगों की मतलब सोचन शक्ति से अलग हो जाता है, क्योंकि उस जमाने की बात है। हालांकि ये उस जमाना इस जमाना बहुत दूर की बात नहीं है, लेकिन अब बहुत ज्यादा चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं आज भी देखने को मिल जाती हैं और आज भी सुनने को मिल जाती हैं। सन 1970 की बात होती है, और स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों से सभी से कह रही हूं, अगर किसी को ज्यादा डर लगता है तो वो इस स्टोरी को ना सुने, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं। सत्यता पर रखी गई एक ऐसी घटना है जो आपको झंझोर कर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उस बेटे ने हमें बताया है जिनके पिता का नाम दुलीचंद होता है। वो बेटा आज मुंबई में एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। कभी भी वो कहते हैं कि हम अंधविश्वास को नहीं बढ़ाते, लेकिन जो हमारे जीवन का प्रमाण है, क्योंकि उसके बाद उनके पिता कभी भी पहलवानी नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा उनके शरीर में दिक्कतें आ जाती हैं। हरियाणा के एक गांव की बात होती है, जहां पर सन 1970 की बात होती है। दुलीचंद नाम का एक व्यक्ति जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन एक भी बच्चा नहीं होता है, जिसकी शादी हुई थी, और वो व्यक्ति अपने कहते हैं ना कि भाई हम अपने मत में चूर हैं, हमारे अंदर कुछ हम ताकत रखते हैं, हम भी कुछ मन रखते हैं, तो वो पहलवानीगिरी किया करता है।
अब यहाँ पर वो कई बार अपने दादा वादा से मतलब ऐसे ही मजाक में कह दिया करता कि ये भूत क्या चीज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। तो यहाँ पर उनके खेतों पर दो चरखी लगी हुई थी, एक चरखी जो कि दुलीचंद के खेतों के पास थी और एक चरखी दुलीचंद के खेतों के पड़ोसी के पास थी, मतलब थोड़ी सी इनके खेतों से दूर होती है। सर्दियों के दिन होते हैं, गन्ने की कटाई होती है दोस्तों, वो टाइम चल रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि दुलीचंद अपने घर में अपने दादा से कई दिन से मजाक कर रहा था कि बाबा ये भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि उसने एक किस्सा सुना था जहां पर एक व्यक्ति के साथ कोई घटना घटी, जैसे चार लोग बैठे रहते हैं तो वो वहां पर भी भूतों का उपहास उठाकर अपने घर आ जाता है। पहलवान किस्म का था, अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसा भी भला कहीं होता है, क्योंकि आज तक उसने ये चीजें महसूस नहीं की थी। अब यहाँ पर जो दुलीचंद होता है वो सो रहा था। सोने के बाद उसे करीबन रात के 2:30 बजे एक आवाज आती है। आवाज आती है कि दुलीचंद क्या तुम सो रहे हो या जग रहे हो। अब यहाँ पर दुलीचंद कहता है कि मैं तो जग रहा हूँ। वो दूसरी ही आवाज पर बोलने लगता है, तो वो कहता है कि थोड़ी देर बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब यहाँ पर दुलीचंद उसके बुलाने पर बाहर आता है। बोला कहाँ पे हो तुम, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वो कहता है थोड़ी और आगे आना। वो धीरे धीरे करके उस दुलीचंद के खेतों पर ले जाता है। दोस्तों जब दुलीचंद के खेत आते हैं जहां पर चरखी लगी हुई थी, तो दुलीचंद उन लोगों को भी देख रहा था जो उसके खेतों से करीबन थोड़ी ही दूर गुड़ भून रहे थे, मतलब गुड़ बनाने की प्रक्रिया कर रहे थे। दुलीचंद फिर भी उस व्यक्ति के पीछे निडर होकर चलाई जा रहा था। अब वहां पर खेत पड़ते हैं जिनमें बहुत घुटनों तक रेत हो रहा था। कुछ खेतों में ईख खड़ी हुई थी, गन्ने की खेती हुई पड़ी थी। अब उस खाली खेत में वो व्यक्ति उसे दिखाई देता है जो उसे घर को करीबन 3 बजे या 2:30 बजे उठाकर लेकर आता है। वो कहता है कि दुलीचंद अब मुझे तेरा सामना करना है। यहाँ पर दुलीचंद भी अपने कपड़े वपड़े उतार कर कहता है कि कोई बात नहीं, आज अखाड़ा नहीं है तो चलो खेतों में ये काम कर लेते हैं। अब ना ही तो दुलीचंद उसे देखता है। अब दुलीचंद जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, दुलीचंद वैसे ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ पर जो भूत उसे बुलाकर लेकर आया था वो उसके सामने खड़ा होकर ताल ठोकता है और जैसे ही दुलीचंद उसे मारने की कोशिश करता है वैसे ही उसके पीछे खड़ा हो जाता है। दुलीचंद एकदम पूरे प्रेशर से, पूरी ताकत से जोर लगाता है और दुलीचंद एकदम से जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। दुलीचंद के घुटने फूट चुके थे, मतलब दोनों घुटनों में घाव हो चुके थे। ये सब कुछ थोड़ी दूरी पर जो गुड़ को सेक रहे थे उन लोगों को उनकी हुकार सुनाई दे रही थी। पहले ऐसे पहलवान हुआ करते थे कि उनकी हुकार दूर तक आप लोगों को सुनाई देती है। अब तो कुश्तियां चल गई, बच्चे स्कूलों से घर आते हैं, घर के काम होते हैं, अब कौन जानता है उन चीजों को। पहले खाना, सेहत का ख्याल रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं है और शायद आगे हमें वो चीजें देखने को भी नहीं मिलेंगे। अब तो प्रोटीन के लिए मांसाहार को बोल देते हैं। पहले कौन मांसाहार करता था? गांव में लोग घी दूध से अपनी सेहत को बनाया करते थे और कई कई गांव की कुश्तियों में एक एक पहलवान जीता करता था। उस दौर की मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अब भाई हम थे दुलीचंद पर, अब दुलीचंद की पिटाई चल रही है और वो भूत इतनी जोर से उसको पीटता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि उस खेत में कुछ ढेरे भी थे। जब वो उसमें पटक लगाता, वो खुद तो पिटता नहीं है और दुलीचंद अब कराहने लगा था। जो हुकार थी अब कराहट में बदलने लगी थी। जहां पर वो लोग गुड़ बना रहे थे जिस चरखी पर, अब वो लोग सुनने लगते हैं कि किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज आ रही है और बहुत जोर जोर से वो आवाज होती है। अब यहाँ से वो अपनी चरखी को छोड़कर, उनके साथ एक बालक भी होता है करीबन 9 से 10 साल का। वो बच्चा डर के कारण नहीं जाता है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुबह के 3 या 3:30 बज रहे थे। एक व्यक्ति को करीबन पिटते हुए आधा घंटा हो चुका था। इतनी लंबी मार वो झेलता है। अब उसके बाद जैसे ही जो थोड़ी दूर चरखी पर गुड़ बना रहे थे, अब वो लोग लालटेन लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं जो दुलीचंद होता है वो अपने ही खेत में औंधा पड़ा है और उसके मुंह में रेत भरा हुआ है। अब वो कहते हैं कि भाई तू लड़ाई कर रहा था, हमें आवाज तो आ रही थी, लेकिन तू लड़ किसके साथ रहा था? कौन था जो तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीट कर गया है? यहाँ पर दुलीचंद उसी ऐन मौके पर बेहोश हो जाता है।
कई लोग आसपास इलाके में ढूंढते हैं कि भाई इसको किसने मारा है, यहीं पर होगा। गांव के लोग थे, प्यार बहुत होता है एक दूसरे में और दुलीचंद को सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन किसी को भी वहां पर कोई नहीं मिलता है। लेकिन दुलीचंद की कुछ आंखें मिटी हुई थी, मतलब मिची हुई थी, कुछ खुली हुई थी, तो दुलीचंद को वो फिर भी उसके तरफ उंगली दिखा रहा था, क्योंकि ये सारी बातें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। जब उसकी उंगली दिखती है और वो व्यक्ति दिखता है, दुलीचंद तुरंत वहां पर बेहोश हो जाता है। उसको बैलगाड़ी में डालकर गांव के अंदर लाया जाता है। जब गांव के अंदर दुलीचंद को लाया जाता है तो रात के वक्त का थोड़ा सा वक्त बीत जाता है और 4 बज जाते हैं। जब 4 बजते हैं तो वैद्य जी का दरवाजा खटखटाया जाता है। वैद्य जी जब देखते हैं तो कई हड्डियां दुलीचंद की टूटी हुई मिलती हैं और दुलीचंद बिस्तर पकड़ लेता है। यहाँ पर वैद्य जी अपनी दवाइयों की कोशिश से दुलीचंद को होश में लाने की कोशिश करते हैं। दुलीचंद करीबन दोपहर के 8 बजे होश में आते हैं। इतना वक्त उन्हें लग जाता है, तभी वो लोग अपनी चरखी को छोड़कर और दुलीचंद से पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, क्या तुम्हारी किसी से कोई जाति दुश्मनी है, क्योंकि अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब सभी लोग एक साथ बैठकर उससे पूछते हैं गांव वाले, तो दुलीचंद जिन बातों को रख रहा था, गांव वाले कहते हैं कि हाँ उसके बारे में सुना तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तुम्हें ही जगाकर ले जाएगा। दुलीचंद हंसता था इस बात पर कि यहाँ पर कोई इंसान रहता है या भूत रहता है। जैसे बच्चों से कहा जाता है कि भाई तुम इस उम्र में चल रहे हो, वहां पर मत जाना, वहां पे ऐसा कुछ देखने को या महसूस करने को दिया गया है। तो जब इसी तरह से दुलीचंद से कहा जाता है तो दुलीचंद इस बात को उपहास में उड़ा दिया करता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा अपने खेतों पर बिल्कुल दौड़ा चला जाया करता, लेकिन जब उसकी पिटाई हो जाती है और उसके बाद वो कहता है कि जब मैं पिट रहा था मुझे पता था तुम लोग काम कर रहे हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है तुम लोगों को बुलाने की और मैं उसे बहुत मारने की कोशिश करता हूं, लेकिन आध घंटे तक जब मैं हार जाता हूं तो मेरी समझ में आ जाता है कि ये कोई और चीज है, और जब मैं खुद थक जाता हूं तो यहाँ पर वो मुझे खुद उठाकर पटकने लगता है। अब तक तो मैं खुद से ही खुद लड़ रहा था, लेकिन इसके बाद अब वो मुझे मारने लगता है। तभी मेरी इतनी बुरी हालत होती है, कई पसलियां टूटी हुई होती हैं, हाथ पैर अंदरूनी इतनी चोटें होती हैं कि दुलीचंद 6 महीने तक 7 महीने तक बिस्तर से खड़े नहीं होते हैं। यहाँ पर उसके दादा कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि उन खेतों पर अकेले मत जाना, वहां पर ऐसी चीजें हैं। तो हमेशा उपवास उड़ाता है, कभी बड़े और बूढ़ों की बातों को ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो बच्चे माँ बाप की क्या, दादा दादी की क्या, माँ बाप की ही नहीं सुनते हैं। दोस्तों दुलीचंद उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं, उनका एक लड़का भी होता है, लेकिन उसके बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे मुंबई में बहुत अच्छा बिजनेस और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये समाज में साझा करना चाहते हैं कि कुछ पल ऐसा भी था, कुछ वक्त ऐसे भी थे जो हमारे पिता के साथ ऐसे कटे। दोस्तों कई सारी घटनाएं हमने भी अपने गांव में सुनी, अपने पिता से सुनी, अपनी माता से सुनी, दादा से सुनी, दादी से सुनी, लेकिन अब दादा दादी तो नहीं है। अब दोस्तों इस कहानी पर आपका क्या विचार है, इस घटना पर? हमारा चैनल बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि भाई हम प्रमाण के रूप में कह रहे हैं, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। केवल एक बेटे ने हमसे अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से साझा किए हैं और हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। हमारा चैनल का या हमारा कोई भी उद्देश्य ये नहीं है कि हम समाज में लोगों को भ्रमित करें, लेकिन केवल एक छोटी सी सच्चाई आप लोगों के सामने रखी है। आप इस पर कितना विश्वास करते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और हमें बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अब आप लोगों को कई दिनों से आप लोगों के सवाल आ रहे थे, हालांकि तबीयत ठीक तो है, बहुत बढ़िया ठीक है, पहले से 20 तो बहुत आराम है। बहुत मेरी माता यहाँ पर निर्मला मौर्य जी ने बहुत ज्यादा मुझे मतलब याद किया है, जितेंद्र प्रजापति भाई ने भी बहुत कहा है कि बहन जरूर बताना, यहाँ पर पीहू हैला ने भी कहा है कि आप अपनी सेहत के बारे में जरूर बताना। हाँ तबीयत बहुत ठीक है और बहुत सुधार है। आप लोगों ने पूछा कि क्या दिक्कत हुई, मुझे पहले हाई बीपी की दिक्कत हुई, मतलब मेरा बीपी 200 से ऊपर जा चुका था। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा संभलती हूँ तो विटामिन और इन चीजों की शरीर में बहुत कमी हो जाती है। कमी होने के कारण जो ये जाता हुआ मौसम है ये मुझे निमोनिया कर जाता है। निमोनिया के कारण मेरे फेफड़े में जो ये उल्टे हाथ का फेफड़ा है इसमें पानी भर जाता है और जिसके कारण शायद मैं बहुत गहराई से बिस्तर पकड़ लेती हूँ। हालांकि अब ठीक हूँ, लेकिन अभी भी दवाइयां चल रही हैं। आप सभी लोगों ने बहुत कहा है तभी आपको बीमारी के बारे में बताया है और आप लोगों को एक जानकारी देनी है कि कभी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर हमारी एक बहन है ललिता यादव जी जो हरियाणा से, उन्होंने कहा है कि मेरे पति की
हाई बीपी और मेरे पति को बहुत ज्यादा शुगर हो रहा है। तो बहन उनकी सेहत का ख्याल रखिए, उनका इलाज कराइए। आप हमारे बारे में बहुत ध्यान रखती हैं तो हमें भी अपने परिवार की चिंता होती है और बहुत बुरा लगता है जब कोई भी सदस्य बीमार होता है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा सुखी सलामत और सदा सही रखे, आपके शरीर में कोई भी रोग या बीमारी ना आए। आखिरकार ये कर्मों का खेल है जो भुगतना पड़ता है। आप लोग भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी परिवार वाले हो। आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि आप मेरा एक ऐसा परिवार हो जिसने मुझे मेरी बीमारी में बहुत ही ज्यादा दिलासा दी। क्योंकि अगर फेफड़े में पानी भर जाता है ना तो बहुत ही ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों की प्रार्थना के कारण और आप लोगों के प्यार के कारण शायद मैं बहुत जल्दी ठीक हो चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना प्यार दिया। उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। बहुत सारे नाम रह चुके हैं, बहुत ही सारे, माफ करना अगर किसी का नाम नहीं लिया जाए तो मुझे बहुत ही दिल से कह रही हूँ, माफ कर देना। जितना हो पा रहा है बीमारी से उठकर इतना कर रही हूँ। पहला नाम है किरण बरनवाल, मुगल सराय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने सेहत के बारे में पूछा और तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी प्रार्थना की। दूसरा नाम है सीता मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो हमारा नाम ही वैश रख दिया है। बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगता, नहीं आपका नाम रखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लखनलाल सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारी सेहत की शुभकामनाएं जताई हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नीता कुंतल जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने बहुत अच्छा साथ दिया और बहुत अच्छे कमेंट किए। नारायण दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हरिशंकर जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लखविंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों ने हमारी जो सेहत की कामनाएं की है ना, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर कंचन कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तारक चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पलवल से हमें देखते हो, काफी दिनों बाद आपका कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमरपाल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यशिका जैन, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहन आपने भी सेहत की कामना की है। शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आईडी का नाम है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। भारत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। महेश्वरी हमारी बहन जो हमारे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। रीनू रावत, बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल चौहान जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रीनू यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लूनाराम मोदी हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं और बहुत ही कामनाएं की थी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। यहाँ पर नीत लंदन से हैं सुखविंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नेहा सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर जितेंद्र प्रजापति हैं जिन्होंने हमारी वीडियो पर शुभकामनाएं जताई हैं, कहा है कि आपकी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पर जितेंद्र प्रजापति भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जितेंद्र प्रजापति भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपना परिवार इतनी शुभकामनाएं देता है या इतना ख्याल रखता है। यहाँ पर तुलसी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने कहा है कि अपनी सेहत के बारे में जरूर बताना। यशवंती बहन ने भी कहा है कि सेहत के बारे में बेटा जरूर बताना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार तो हमें बहुत अच्छा लगता है यशवंती, माँ के समान आप हमें प्यार करती हैं। वीना शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, वीना शर्मा भी हमें बहुत प्रेम करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव हरियाणा से, आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखिए, उन्हें दवाई दिलाइए और अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत प्यार मिला है। निर्मल मौर्य नीमसार सीतापुर से, ये भाई कहते हैं कि बहन हमारा भी कभी नाम ले दिया करो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। क्यों नहीं भाई, आप हमारे छोटे भाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्रद्धा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु शर्मा जी, इंदु शर्मा और श्रद्धा शर्मा जी, इंदु जी हमें माँ का तरह प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। इंदु जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपका प्यार मिलता है और यहाँ पर बहुत खुशी होती है। श्रद्धा जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। निर्मल मौर्य जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, भाई छोटे भाई हो,
हमारी शुभकामनाएं, हमारा प्यार आपके लिए बहुत सारा है और आपका हमारे परिवार में स्वागत है। जितने भी लोगों के नाम नहीं ले पाई हूँ, लोगों के नाम सुबह लूंगी, माफ करना, लेकिन जितना हो सके उतना मैंने अपनी तरफ से किया है। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। मैंने आपको अपनी वीडियो के बारे में और अपनी सेहत के बारे में सभी जानकारी जितनी मुझसे हो सकी है, क्योंकि अभी मैं दवाई पर चल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ऐसा परिवार हर किसी को दे भगवान, लेकिन इतनी किस्मत वाली मैं ही हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। आप लोगों ने बहुत साथ और सपोर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी बहन और भाइयों का।